नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने केमिस्ट्री क्लास 10th के सेशन के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे क्लास 10th केमिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं, जिसमें हमने कल अपना न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन और उसके यौगिक इसकी शुरुआत कर दी है। इसका एक पार्ट ऑलरेडी स्ट्रीम हो चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी वो पार्ट नहीं देखा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पार्ट को देखने से पहले, ये आज हमारा पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने अपने बेसिक इंट्रोडक्शन जो था इस चैप्टर का वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं क्विक रिकैप कराऊंगा आपको बिना समय को बर्बाद करते हुए कि हमने कार्बन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था, जहां पे हमने कार्बन के परिचय के बारे में जाना था, जिसमें हमने कार्बन का सिंबल यानी उसका प्रतीक, कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन की चतुसंयोजकता यानी कार्बन की संयोजकता जो 4 होती है उसके बारे में पढ़ा था। हमने कार्बन की उपस्थिति भूपर्पटी में 0.02%, वायुमंडल में 0.03% इसके बारे में भी पढ़ा है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कार्बन में जो बंध पाया जाता है वो होता है सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध कार्बन में पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सहसंयोजी बंध भी कितने प्रकार के देखे थे। हमने सहसंयोजी बंध भी 3 प्रकार के हमने देखे थे। हमने एकल सहसंयोजी बंध को भी डिस्कस कर लिया था, हमने द्विसहसंयोजी बंध को भी डिस्कस कर लिया था, हमने त्रिसहसंयोजी आबंध या बंध को डिस्कस कर लिया था, जिसको हम अंग्रेजी में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। वहीं हमने उदाहरण भी डिस्कस किए थे तीनों ही के बारे में। और आज हमें शुरुआत करनी है कार्बन के अपरूप से। लेकिन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं एक क्विक रिकैप कराना चाहूंगा कि हमने जो कार्बन में जो आबंध प्रेजेंट होता है यानी जो आबंध उपस्थित होता है, जो जिसे हमने देखा था कि सहसंयोजी आबंध था, और सहसंयोजी आबंध एकल भी हो सकता है, द्वि भी हो सकता है और त्रि भी हो सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था। तो अब हमें ये देखना है, एक एक उदाहरण में तीनों का ही लेके एक बार फिर से आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि हम एकल आबंध यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एकल सहसंयोजी आबंध की, यानी सिंगल बॉन्ड अगर मैं कह रहा हूं तो एकल आबंध, द्वि आबंध या इसको हम द्विबंध भी बोलते हैं, द्वि आबंध या त्रिआबंध। हमने यही 3 सहसंयोजी बंधों के प्रकार देखे थे। और मैं आज पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया उसका एक क्विक रिकैप कराऊंगा कि क्योंकि जो हमारे अब आने वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें हम कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के वर्सटाइल नेचर यानी कार्बन की सर्वोत्मुखी गुण के बारे में, जिसमें हम जानेंगे श्रृंखलन यानी कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी यानी चतुसंयोजकता के बारे में हम जानने वाले हैं। तो उसमें इन तीनों ही आबंधों का महत्वपूर्ण योगदान है, रोल है, क्योंकि इसको बिना समझे आप वहां पे आपको समझने में परेशानी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। एक बार हमने देखा था एक एकल आबंध, हमने एक उदाहरण डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं लेता हूं CH4 यानी जो मीथेन होता है हमारा, इसमें एकल आबंध पाया जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है? 4। वही यहाँ पे कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजनों की संख्या है 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान की जगह यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और हमने ये जाना था कि जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही जो आबंध बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कौन सा एकल सहसंयोजी आबंध। कौन सा? एकल सहसंयोजी आबंध। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि सभी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं स्टेबल होने के लिए यानी स्थिर होने के लिए। तो
स्टेबल स्थिर होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन कार्बन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो आइए देखते हैं कैसे। और हाइड्रोजन अष्टक की जगह अपना डुप्लेट यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पूरा करता है। तो हम सभी यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन उपस्थित हैं, इन चारों ही हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉनों की कमी है। वहीं अगर हम कार्बन की बात करें इस उदाहरण में, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इस हाइड्रोजन की इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी होगी, इस हाइड्रोजन की इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होगी, इस हाइड्रोजन की इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी होगी। यहाँ पे आदान प्रदान नहीं हो रहा है, दोनों साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। वहीं इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन के इस के साथ होगी। और वहीं पे हमने कल पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 यानी एक जोड़ा। और एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से ही जो आबंध बनते हैं, उसी को हम बोलते हैं एकल आबंध या एकल सहसंयोजी आबंध। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो हाइड्रोजन को मैंने बताया था कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों की तुलना में अपना डुप्लेट पूरा करता है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वहीं अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन ने भी यहाँ पे अपना अष्टक पूरा कर लिया है 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से ही थे, प्लस 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ कार्बन की साझेदारी हो गई। तो इस प्रकार यहाँ जो बंध बना है वो बना है एकल आबंध। चलिए एक उदाहरण हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अब एक बार और ले लेते हैं। हमने हम डिस्कस कर लेते हैं CO2 को, हमने देखा था कैसे कार्बन द्विआबंध भी बनाता है। फिर से एक बार देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। वहीं हमने पिछली क्लास में ये भी जाना था कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6। और यहाँ पे ऑक्सीजनों की संख्या 2 है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एक ऑक्सीजन को हम दूसरी दिशा में बना देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 8 पूरे हो जाएंगे, 6 उसके पास पहले से ही है। अगर 2 कहीं से उसको मिल गए, या आदान प्रदान से मिल जाए या साझेदारी से मिल जाए, और वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन को भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की आवश्यकता है, और कार्बन का आवश्यकता है 4 इलेक्ट्रॉनों की अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फिर से ध्यान दीजिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे हो रही है? तो 2 ऑक्सीजन के, 2 कार्बन के, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। या तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ों की साझेदारी, एक जोड़ा ऊपर एक जोड़ा नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े या 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं द्विआबंध। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो चुका है, इस वाले ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो चुका है, और साथ ही साथ कार्बन का भी अष्टक पूरा हो चुका है। और यहाँ पे जो बंध बना है वो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना है, यानी कि इसी को हम बोलते हैं द्विआबंध। आते हैं अब त्रिआबंध और आखिरी इस पे हमने एक उदाहरण डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, डाई नाइट्रोजन का। तो हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, दोनों तरफ ही हमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दिखानी पड़ेगी? 5। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन को 3 और अधिक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों नाइट्रोजनों के बीच 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, या तो हम 3 इलेक्ट्रॉन युग्म या जोड़े बोल सकते हैं, या 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी 3 नाइट्रोजन नंबर 1 के, 3 नाइट्रोजन नंबर 2 के, और इसी साझेदारी से जो बंध का निर्माण हुआ है, तो इसी को बोलते हैं हम त्रिसहसंयोजी आबंध या त्रिआबंध भी हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस
नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बना है उसी को हम बोलते हैं त्रिसहसंयोजी आबंध या त्रि आबंध। अब एक बार इनकी सिंपल अगर स्ट्रक्चर हम देखना चाहें तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा अगर हम इलेक्ट्रॉनों को ना दर्शाएं। वहीं हम दूसरी तरफ आए कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो हमने बात की थी ना कि एक लाइन से एकल आबंध को दर्शाते हैं, दो लाइन से द्वि आबंध को, और यहाँ पे जो बंध आबंध बन रहा है अगर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ना दर्शा के अगर केवल आबंध दर्शाएंगे तो ये हो गया हमारा एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, बट मेरा ये था कि अगर आपको इसमें कोई डाउट ना रह जाए इसलिए मैंने आज की क्लास की शुरुआत भी इसी टॉपिक से की है, ताकि जो आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे उसे समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अगले और नए टॉपिक की। यहाँ से हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को डिस्कस करने वाले हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे अपरूप क्या होते हैं जब कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक से अधिक फिजिकल स्टेट में यानी एक से अधिक भौतिक रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होगी लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन भी इसी प्रकार प्रकृति में, नेचर में तीन रूपों में पाया जाता है, जिसके भौतिक रूप अलग अलग होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण यानी वो तीनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, वो तीनों ही मिलकर बने होते हैं किससे, कार्बन से। तो आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि यहाँ पे कार्बन के तीन अपरूप आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कार्बन का पहला अपरूप है हीरा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। कार्बन का जो पहला अपरूप है वो है हीरा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डायमंड बोलते हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी, 3D स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3D स्ट्रक्चर को हिंदी में त्रिविमीय संरचना भी हम बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। हमने हीरा यानी डायमंड के बारे में जब हमने अपना पिछला चैप्टर धातु और अधातु पढ़ा था तो उसमें वहां पे भी इसके बारे में हमने बात की थी, और हमने ये जाना था कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा यानी डायमंड ही होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे अत्यंत कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है, आभूषण कांच काटना इन सब कामों में आता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिलहाल हम इसका कार्बन से लेके हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने आगे आपके लिए एक विस्तृत गुणधर्म रखा है हीरे के लिए, तो लेकिन अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन के कितने अपरूप पाए जाते हैं, जिसमें आपने पहला देख लिया कि पहला होता है हीरा। आइए दूसरे अपरूप पे अगर हम आए, दूसरा कार्बन का जो अपरूप है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वो होता है ग्रेफाइट। पहला हीरा था और दूसरा अपरूप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूसरा अपरूप है कार्बन का ग्रेफाइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा ग्रेफाइट होता है, जहां एक तरफ हीरा जो है प्रकृति पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, वहीं अगर हम ग्रेफाइट की अगर बात करें तो मुलायम एवं चिकना। जहां पे हीरा अत्यंत कठोर है, कार्बन से बना है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें किसकी, ग्रेफाइट की, तो वो अत्यंत मुलायम और चिकना होता है। विद्युत का सुचालक होता है। अब ध्यान से देखिएगा, एक दोनों कार्बन से बने हैं लेकिन एक हमारा विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, और वहीं दूसरी तरफ जो हीरा वो भी कार्बन से बना है, विद्युत का कुचालक है। तो इसके बारे में जब हम इन तीनों को डिटेल में जब पढ़ेंगे, तीनों ही अपरूपों के बारे में आने वाली स्लाइड्स में, तो वहां मैंने इसका कारण भी बताया है कि क्यों ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं कार्बन के तीसरे अपरूप यानी जो तीसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, वो है फुलेरिन। अब जैसे जहां हमने भी देखा था कि हीरे में कार्बन उपस्थित होते हैं लेकिन n नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, यहाँ पे हमें कार्बन की संख्या का अंदाजा नहीं है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें वहां पे भी, लेकिन फुलरिन में जो कार्बन की संख्या होती है, ये कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, जिसमें 60 कार्बन कुछ इस प्रकार से 3D फॉर्म में यानी त्रिविमीय संरचना के रूप में जोड़े होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ फुटबॉल जैसी आकृति होती है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। उपयोग क्या है, दवा वितरण, नैनो टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कार्बन
तीन अपरूप यानी तीन अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है और तीनों के भौतिक गुण अलग अलग हैं। कोई सबसे कठोर पदार्थ है, कोई इतना मुलायम और चिकना है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो पेंसिल की नोक होती है, निब जो होती है पेंसिल की, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। और वहीं फुलरिन दवा वितरण नैनो टेक्नोलॉजी या फिर कई अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इन्हीं तीनों अपरूपों को, जहां पे हम ये जानेंगे कि कैसे इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, यानी तीनों ही कार्बन से बने हैं लेकिन इनके भौतिक रूपों में और इनके कुछ जो गुण कुचालक सुचालक अभी हमने देखा था कैसे उनमें अंतर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक एक अपरूपों के साथ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं किससे? हीरे से। तो हीरे के भौतिक गुण ये अत्यंत कठोर है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। वहीं पारदर्शी होता है और उच्च अपवर्तनांक। जब फिजिक्स की क्लास में धनंजय सर ने आपको लाइट के बारे में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया होगा, तो वहां पे उन्होंने डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हाई होता है उसके बारे में जरूर चर्चा की होगी, वहां पे आप इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल हमें देखना है यहाँ पे इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देखिए आपने देखी तो पहले बार पृथ्वी पर पाया जाना सबसे अत्यंत कठोर पदार्थ हीरा, पारदर्शी, उच्च अपवर्तनांक। वहीं अगर दूसरी तरफ रासायनिक गुणों पे आए तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, केमिकली इनर्ट होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता और पूर्ण दहन पर CO2 देता है। पूरे दहन पर ये क्या देता है? CO2 देता है। अब यहाँ पे इसकी संरचना पर आते हैं कि कैसे ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट हाँ नहीं उल्टा बोल दिया मैंने कि वहीं जैसे हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है और जो कि कार्बन से बना है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो दोनों ही किससे बने हैं? दोनों ही कार्बन से बने हैं, लेकिन जो इसके अणुओं और जो इसके जिन परमाणुओं से मिलके ये बना है कार्बन के, और जिन कार्बन के जो परमाणु इसमें उपस्थित है, कैसे एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है, ये उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम सभी ने जब विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तभी विद्युत धारा आती है। फिलहाल आइए यहाँ पे हम इसकी 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे हीरे में आप यहाँ पे देख पाए, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए एक यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर से कुछ पोर्शन यहाँ पे लाया गया है कि कैसे हीरे के संरचना में कैसे एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सर्कल आपको दिखाई दे रहे होंगे बॉल टाइप में। तो हर एक बॉल जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक कार्बन के परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इस कार्बन को देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये कार्बन अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ा है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ा है। तो हमने ये भी देखा था कि कार्बन की संयोजकता जो होती है, जो कार्बन की संयोजकता होती है वो होती है 4। तो इसका मतलब वो अन्य 4 तत्वों के साथ ही बंध, इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। तो एक कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है, जो कि हमने अभी CH4 जो पिछला उदाहरण मैंने आपको लिया था वहां पे हमने देखा था कि कैसे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा था, क्योंकि उसके पास अधिकतम बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो उसी प्रकार जो हीरे की यानी डायमंड की जो संरचना है, जो इसकी 3D कठोर संरचना है, वहां पे एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। तो हीरे की अद्वितीय कठोरता इसके विशेष क्रिस्टल संरचना के कारण होती है, जो इसे काटने के उपकरणों और गहने दोनों के लिए मूल्यवान बनाती है। हो गई। और पहली बात, इसके विद्युत का कुचालक होने का कारण क्या है कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी अन्य कार्बनों के साथ जुड़े होते हैं, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी कारण ये विद्युत का कुचालक है। आइए कुछ इसके बारे में उपयोग और देख लेते हैं कि गहने, अंगूठी, हार, इन सब के निर्माण में हीरे का उपयोग होता है। कांच काटने के लिए भी, कांच को काटने के लिए भी हम सभी ने देखा होगा कि कांच को अगर हम नॉर्मली अगर तोड़ काटने का प्रयास करें तो वो नहीं कटता, टूट सकता है, कांच टूट जाता है। लेकिन अगर हीरे से हमने एक बार कार्बन पे गुजार दिया तो जहां पे भी वो हीरे डायमंड को हमने गुजारा होगा वहां से वो कार्बन 2 हिस्सों में
बट जाएगा बिना ही टूटे या उसके ऊपर क्षति पहुंचे। तो कांच काटने के लिए भी, ग्लास कटिंग में भी कांच का हीरे का इस्तेमाल होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अन्य कठोर सामग्री, मतलब जो कि अभी हमने बात की ना कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। तो इसीलिए जो अन्य कठोर सामग्रियां भी हैं, अगर उनको भी काटना है तो उसको भी, उसके लिए भी हम, जिसको हम बोलते हैं और इंडस्ट्रियल ड्रिल्स, जैसे आरी की तरह इस्तेमाल होता है, तो वहां पे भी हम हीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आभूषणों में चमक, हीरे का चूर्ण पॉलिश करने से जो ज्वेलरी होती है, आभूषण होते हैं, उनमें एक अलग ही प्रकार की चमक भी आ जाती है। तो ये थी बात किसके बारे में? हीरे के बारे में। यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है। अभी देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि अब मैं ग्रेफाइट पे आपको लेके चल रहा हूँ, जो कि कार्बन का दूसरा अपरूप है। ग्रेफाइट पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से, जो मैंने थोड़ी देर पहले चीज आपको बताई थी कि हीरे में, डायमंड में जो एक कार्बन है वो अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। आइए अब चलते हैं कार्बन के दूसरे अपरूप की तरफ, जो कि हमारा है ग्रेफाइट, जो कि है हमारा ग्रेफाइट। तो सबसे पहले तो जहां पे हमने देखा कि हीरा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हमने ग्रेफाइट, जो कि कार्बन से ही बना है, हीरा भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट वहीं दूसरी तरफ उल्टा है बिल्कुल, कठोर की जगह वो नरम और चिकना है, नरम और चिकना है, और विद्युत का सुचालक है। चलिए अभी जो पिछले, जहां पे मैं आपको पिछले हीरे को हम छोड़ के आए थे, वहीं से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा था। वहीं अगर हम ग्रेफाइट के अगर देखें, यहाँ पे आप ग्रेफाइट की संरचना देख पा रहे होंगे, ये रही लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको थोड़ा, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक एक गोला, जो एक गोला है, आप गेंद भी, बॉल भी कह सकते हैं, एक गेंद एक कार्बन के परमाणु का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आइए बिल्कुल सेंटर पे अगर हम देखें, देखिए यहाँ इसकी स्ट्रक्चर भी 3D होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसमें कार्बन की संख्या का अंदाजा लगा पाना संभव नहीं है। जैसे हीरे में था, ठीक उसी प्रकार ग्रेफाइट में भी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे एक कार्बन कितने कार्बनों के साथ जुड़ रहा है। आइए देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे अगर सेंटर पे देखें, तो यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हर जो गेंद है, गोला है, वो एक कार्बन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कार्बन, 1, 2 और 3, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन जो है अन्य 3 कार्बनों के साथ एकल बंध से जुड़ा है। और अभी हमने डायमंड वाले, हीरे वाले केस में देखा था कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ा था, मतलब। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ा था, वहां पे हम ये देख रहे थे कि कार्बन के बाह्यतम कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। तो हीरे में एक कार्बन 4 से जुड़ा था, मतलब चारों बॉन्ड है, वहां पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है। सिर्फ जो गेंद को मैंने लिया है, जिस गोले को मैंने लिया, उसी को नहीं, आप अन्य किसी भी गोले को उठाइए, इसको उठा लेते हैं हम, ये भी 1, 2 अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चलिए आइए ऊपर चलते हैं, इस गोले को उठाते हैं, ये भी कार्बन है, 1, 2, 3। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के जो बंध बन रहे हैं वो कितने, टोटल कितने बन रहे हैं? 3 3 एकल सहसंयोजी बंध बन रहे हैं। तो इसका मतलब हर एक कार्बन के पास जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। और यही कारण है ग्रेफाइट के विद्युत के सुचालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने का, एक अधातु होने के बावजूद। तो जब हमने धातु और अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी जब पढ़ा था, तो वहां पे हमने एक अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन को डिस्कस किया था कि जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद भी हमने ग्रेफाइट का एक अपवाद वहां पे देखा था, जो अधातु होने के बाद भी विद्युत का सुचालक होता है। और मैंने आपको वहां पे वादा किया था कि जब हम चैप्टर 4 यानी कार्बन और उसके यौगिक के बारे में जब पढ़ेंगे, तो इसके कारण को भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ग्रेफाइट की संरचना, जो 3D स्ट्रक्चर है उसकी, त्रिविमीय संरचना जो है उसकी, उसमें जो एक कार्बन है
वो अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, यानी उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त है हर एक कार्बन के पास, और वही 1 इलेक्ट्रॉन उसके विद्युत के सुचालक होने का कारण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही कारण यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा भी है कि विद्युत का सुचालक, और उसका कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे? क्योंकि एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी चालकता यानी उसको विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पे अगर हम चलें तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइए अब जैसे हमने हीरे के कुछ उपयोग देखे थे अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, तो आइए कुछ ग्रेफाइट के उपयोग को भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कार्बन के अपरूपों में कि जो पेंसिल की लीड जो होती है उसको बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? काली और नरम लिखावट के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है। वहीं अगर पेंसिल की नोक, इसमें भी उपयुक्त वही चीज हो गई, पेंसिल लीड एक तरीके से। उसके बाद ल्यूब्रिकेंट की तरह, स्नेहक की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? मशीनों में फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शुष्क स्नेहक या इसको ड्राई लुब्रिकेंट भी बोलते हैं, कि मशीनों में घर्षण को करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उच्च तापमान वाली मशीनों में इसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए। वहीं अगली इस्तेमाल इसका क्या है? इलेक्ट्रोड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अब इलेक्ट्रोड हमने पहले भी इसके बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हमने जाना था कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, जिसके आवेश के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे एनोड जो हमारा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। विद्युत अपघटन और सेल में इसका इस्तेमाल होता है विद्युत चालकता के कारण। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं विद्युत अपघटन में? क्यों? विद्युत का सुचालक है। क्यों है? कारण आपको बता ही दिया थोड़ी देर पहले। परमाणु रिएक्टर में, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहां पे जब आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी जब पढ़ेंगे आगे चल के, ऊर्जा के स्रोतों के बारे में, जब आप वहां पे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रियाएं होती हैं, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें मॉडरेटर यानी जो हमारे पास मंदक होता है, उस क्योंकि वो अभिक्रियाएं बहुत ही ज्यादा तीव्र होती हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली हैं, तो उनको स्लो डाउन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट के साथ साथ हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करते हैं। तो खैर इसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे जब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत, जिसमें हम नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इसके उपयोग के बारे में ध्यान रखना है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और नाभिकीय प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ये हमको ध्यान रखना है। चलिए अब हमारा आखिरी अपरूप, जो कि हमने देखा था कि कार्बन के 3 अपरूप हमें पढ़ने हैं, तो हम आखिरी अपरूप की तरफ चलते हैं। कार्बन का जो आखिरी अपरूप है वो है फुलरिन, और इसमें कार्बन की जो संख्या है वो फिक्स है। देखिए फुटबॉल जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हीरा और ग्रेफाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का आपको नहीं भूलना है। वहीं आपको फुलरिन को भी याद रखना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे संख्या पता है हमें हमें हीरा और ग्रेफाइट में, डायमंड और ग्रेफाइट में हमें कार्बनों की सही संख्या हमें नहीं मालूम, लेकिन फुलरिन में कार्बन की संख्या 60 होती है। फुटबॉल जैसी संरचना आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी 3D स्ट्रक्चर है। आइए कार्बन के परमाणुओं को पिंजरा ढांचा, केज लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि कैसे एक केज यानी पिंजरे जैसी स्ट्रक्चर है इसकी। अपेक्षाकृत स्थिर होता है, अन्य 2 अपरूपों की तुलना में थोड़ा ये स्थिर है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत चालकता की अगर बात करें तो इसकी चालकता कम है, लेकिन अर्धचालक हो सकते हैं। देखिए अगर हमने हीरे की बात की थी, वो पूरी तरीके से कुचालक है, ग्रेफाइट की बात की सुचालक है, लेकिन अगर हम इसकी चालकता अगर बात करेंगे तो अपेक्षाकृत चालकता इसमें नहीं होती है, और अगर होगी भी तो ये एक अर्धचालक के रूप में यानी सेमीकंडक्टर के रूप में बिहेव करेगा। इसका गलनांक भी उच्च होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फ्लोरीन कार्बन का एक और महत्वपूर्ण अपरूप है, जिसका पता कब चला था, ये ध्यान रखना है आपको, 1985 में इसके बारे में हमें पता चला था। इसकी अद्वितीय बंद पिंजरेदार संरचना और गुण इसे अत्याधुनिक तकनीकों के लिए उपयोग बना। जैसे हमने अभी बात की थी कि नैनो टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
आइए अब इसे कुछ हमारे यूज देख लेते हैं हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में। कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट के रूप में। अब कैसे फुलिन अणुओं को विशिष्ट संरचनाएं कारण वे उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसको तीव्र तेज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दवा वितरण प्रणाली में, यानी जो दवाओं को नियंत्रित और लक्षित तरीके शरीर में पहुंचाने की जो वर्क होता है, जिसको हम नैनो कंटेनर बोलते हैं, उसके लिए नैनो कंटेनर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको बनाने के लिए। दक्षता बढ़ाने और दुष्प्रभावों को कम करने के लिए, किसके कम करने के लिए? दुष्प्रभावों को। अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी हमने इसकी चालकता पर अगर बात की थी, तो अपेक्षाकृत कम चालक होते हैं, या फिर हम इसको अर्धचालक बोल सकते हैं। इसको हम पूरी तरीके से कुचालक या पूरी तरीके से सुचालक हम इसको नहीं बोल सकते। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों उपयोग के लिए अर्धचालक गुणों के साथ, जैसे एज ए सेमीकंडक्टर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलर सेल, ट्रांजिस्टर और सेंसर वगैरह में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कार्बन के 3 अपरूप जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं कि ये तीनों अपरूपों के बारे में आप समझ पाए होंगे, और यही है कार्बन 3 अपरूपों की संरचना, उनके गुण, भौतिक और रासायनिक, और उनके हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। तो इसके आगे से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज हमने, अभी तक हमने अपने 2 पार्ट में कार्बन में पाया जाने वाले आबंध यानी सहसंयोजी आबंध के बारे में पढ़ लिया। वहीं दूसरी तरफ हमने कार्बन के 3 अपरूपों के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने कार्बन के 3 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में चर्चा की है। आने वाले क्लासेस में हम चर्चा करेंगे कार्बन के वर्सटाइल नेचर, यानी कार्बन की सर्वोत्मुखी यानी बहुमुखी गुण के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।